टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की पटियाला अदालत थोड़ी देर बाद जेकेएलएफ लीडर मोहम्मद यासीन मलिक को लेकर सुनाएगी सजा का फैसला। अदालत में पेश होने के दौरान यासीन मलिक ने कहा कि वो गांधी के असूलों पर गामजन हैं, बंदूक छोड़कर नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाया था। पीडीपी यूथ लीडर वहीद पर्रा को जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से मिली राहत। गिरफ्तारी के 2 साल बाद जमानत पर रिहा होने का अदलिया ने सुनाया फैसला। पीडीपी वहीद पर्रा को जमानत मिलने का किया खैर मकदम। वहीद पर्रा के वकील की कोशिशों पर किया शुक्रिया। और महबूबा मुफ्ती ने यासीन मलिक के मामले पर एनआईए कोर्ट के मुमकिन फैसले पर दिया बयान। कहा, फांसी देने से कभी मसाइल हल नहीं हुए। मुल्क के अदलिया का पाकिस्तानी अदलिया से किया मवाजना। कहा, वहां लिंचिंग पर 6 अफराद को फांसी की सजा सुनाई गई। यहां लिंचिंग करने वाले को फूलों के हार पहनाए जाते हैं। देखते हैं तो क्या यहां कहानी खत्म होती नजर आ रही है या फिर जो कुछ यासीन मलिक की तरफ से कहा गया, इस पर आपका तज्जिया क्या है कि शायद ये दलीलें या जो माजी में ताल्लुकात उनके सरकारों के साथ, वज़ीर आज़म के साथ रहे और पाकिस्तान भारत सरकार की इजाजत के बाद वो गए, स्टेटमेंट्स अपनी जारी करते रहे, लेकिन इल्जाम था कि हाफिज सईद और बाकी तमाम लोगों के साथ डाइस शेयर करना, ये उसी तरह के केस हैं जैसे हमने देखा कि अफजल गुरु या मकबूल भट्ट के केसेस थे। तो इस केस में क्या डेवलपमेंट होती नजर आ रही है, अगर आपके तज्जिया में इस पर जानना चाहूं उन केसेस के साथ जोड़कर जो यासीन मलिक का है? ठीक है, देखिए जहां तक 2 केसेस का आपने हवाला दिया, मकबूल भट्ट वाला मामला जो था वो इस केस से टोटल डिफरेंट था और इस केस में जो बुनियाद बनाई गई है, मकबूल भट्ट वाले केस को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें टोटल डिफरेंस है। इसी तरीके से जब जो दूसरा मामला पार्लियामेंट के कन्विक्टेड को जब फांसी मिली तो वो मामला अलग था और इस मामले में डिफरेंस है। इस वजह से आप तीनों को एक दायरे में नहीं देख सकते। ये लीगल ओपिनियन वाले लोग भी लगातार देख रहे हैं, लेकिन ज़रूर जो आवाज़ आ रही है स्पेशली उन लोगों से जो हिजरत कर चुके हैं 1990 में, और ये कहा गया कि जेकेएलएफ की तरफ से एक बड़े पैमाने पर जी मारदाड़ वहां पर किया गया और आज तक भी उनकी इंक्वायरी नहीं हुई, एफआईआर्स नहीं लगे हैं, जिसको लेकर कई बार यासीन मलिक भी खुलकर सामने आए। तो उन्होंने कहा था कि कोई 2-4 लोग सामने आइए जो बताएं कि यासीन मलिक ने किस किसको मारा है, और एक बड़ी बहसें इस पर चल चुकी हैं। लेकिन यह बात भी सही है कि बड़ी इनजस्टिस हुआ उस वक्त, और उस वक्त एट द हेल्म ऑफ वेयर जेकेएलएफ हुआ थी, जेकेएलएफ ही थी जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। लेकिन क्या यासीन मलिक के हाथ में सारी कमान थी? ये भी एक बड़ा सवाल अपनी जगह पर है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखते हैं आज का दिन यासीन मलिक के लिए इंतहाई अहम होगा। अगर लाइफ सेंटेंस लगता है, इन्हें उम्र कैद की सजा लगती है, तो वो 15-17 कितना लगेगा और उसमें कितने साल जज उसको रिलैक्सेशन देगा जो उन्होंने दिए हैं, तो अलग से होगा। अगर उन्हें फांसी की सजा हुई तो ये मान लीजिएगा कि यासीन मलिक का चैप्टर आज क्लोज हो गया और यहाँ से एक नई पॉलिटिक्स फिर होगी। किस तरीके से वो जम्मू कश्मीर में चली जाएगी उसका अभी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं। यासीन मलिक ने जिस तरीके से 19 तारीख को आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यस मैं गिल्टी हूँ जी, मैं ये सारे चार्जेस मान लेता हूँ। लेकिन आज जब वो कोर्ट के सामने आए तो उन्होंने क्या कहा कि मैं वो तो मान ही रहा हूं, लेकिन मेरी एक पॉलिसी रही है जी, मैं सरेंडर कर चुका हूं और मैंने बंदूक छोड़कर अदम तशद्दुद का रास्ता अडॉप्ट किया है और साहब का वज़ीर आज़म के साथ मेरा काम हुआ है, फॉरेन ऑफिस के साथ मेरा काम हुआ और मैं लगातार चल रहा हूं वहां पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जी जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं और ये एक लंबी हिस्ट्री है और इस पर पॉलिटिक्स भी आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर होगी, चाहे वो मेन स्ट्रीम पार्टियाँ हों या हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियाँ हों, वो ज़रूर इस पर अपने अपने तरीके से रद्द-ए-अमल भी देंगे। लेकिन इस वक्त की जो अहम बड़ी डेवलपमेंट है वो यही है कि केस शुरू हो गया, जज ने दोबारा से इस पूरे मामले को सुनना शुरू कर दिया है। जो मेरे सोर्सेज अभी बता रहे हैं यही वजह है कि पटियाला कोर्ट के बाहर सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो लाल चौक का एरिया, जो उनका रेजिडेंशियल एरिया है, वहां पर
सिक्योरिटी को ब्रीफ अप किया गया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो विजुअल्स हमारे साथी दिखा रहे थे कि यासीन मलिक का जो घर वहां पर है, एक दफ्तर है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो ममनुआ है, उसके साथ साथ एक घर है उनका, उस घर के आसपास भी सिक्योरिटी को डिप्लॉय कर दिया गया है। बिल्कुल, सीएपीएफ के जवान दिल्ली के अंदर और स्पेशल सेल के जो कि पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर या पूरे इस परिसर में नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर में यासीन मलिक की सजा पर ऐलान किया जा सकता है। श्रीनगर वापस चलते हैं, सईद जमल हमारे साथ हैं, जहां पर थोड़ी देर पहले उनके घर के अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाई, दुआ की जा रही थी और इंसाफ की गुहार लगाई जा रही थी। अब क्या सिचुएशन वहां पर है, और पुलिस जो डिप्लॉयमेंट की आप तजम्मुल बात कर रहे थे, उसमें कोई और अतिरिक्त जवान नजर आ रहे हैं और डिप्लॉयमेंट इस इलाके के अंदर, या सिर्फ पर्टिकुलर एरिया ये जो यासीन मलिक के घर के आसपास का, या डाउनटाउन के पूरे एरिया के अंदर सिक्योरिटी कवर है? देखिए आसिफ रशीद, जब आप सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो बिल्कुल समझ से बाहर है। कुछ वक्त पहले हमने देखा कि कंसर्न एसडीपीओ शबीर अहमद खान अपनी टीम के हमरा, अपने एहलकारों के हमरा यहाँ पहुंचे थे और एक आध जिप्सियों के साथ इस इलाके का दौरा किया, लेकिन जब अंदर से कुरान शरीफ पढ़ने और उससे विरोध करने की आवाजें आई, खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया जा रहा था मकामी खवातीन की तरफ से, और यासीन मलिक के इस वर्डिक्ट आने के बाद जो चंद मिनटों के बाद आ जाएगा, खुसूसी दुआएं रब्बुल जलाल की बारगाह में की जाती थी, तो उन आवाजों को सुनते सुनते जम्मू कश्मीर पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ बढ़ा दिया गया। लेकिन कुछ वक्त तक यहाँ ये जिप्सियां रही और उसके बाद वो जाके वापस मुदस्सिर आप दिखाएगा कि उस जगह जाके जहां पे एंट्री गेट शुरू हो जाता है इस माइसबा गली का, वहां पर चौक के पहले से ही सीआरपीएफ का बंकर मौजूद है और चंद जिप्सियां वगैरह जो है उस तरफ रखी गई है, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का कोई इस तरह का माहौल पैदा ना हो जाए। जम्मू कश्मीर के इस माइसमा श्रीनगर में यासीन मलिक की रिहाइशगाह के बाहर जरा इब्लाग, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के तमाम नौजवान यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन लोकल बच्चे और नौजवान जो है वो यहाँ पे जमा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 3 बजे से पहले तक तस्वीरें यहाँ से साफ दिख रही थी कि कोई मूवमेंट नहीं थी और दुकानें, कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मुकम्मल हड़ताल के बीचों बीच में नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुंच गई है और पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ तक लाया गया था, लेकिन बाद में उसे दोबारा हटा दिया गया। न जाने सिक्योरिटी फोर्सेस का क्या आज की रणनीति को लेकर है, किस तरह का प्रोग्राम है, क्योंकि 3:30 बजे तक तमाम जम्मू कश्मीर बल्कि बहुत सारे ममालिक हैं जो अपनी टेलीविजन चैनलें और सोशल मीडिया की नशरियात लगातार देखते हैं कि यासीन मलिक फ्रंट चेयरमैन के बारे में क्या फैसला आ जाता है, उम्र कैद की सजा होगी या किसी और तरह की सजा का तजवीज किया जाएगा, लेकिन उसका इंतजार सबों को है। और सड़कें जो है वाइसमा में यासीन मलिक साहब के रेजिडेंस के बाहर खचाखच जवानों से भरी हुई है, लेकिन किसी इसी तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, क्योंकि मैंने आपको फैमिली के विजुअल्स दिखाए थे, जो लोकल लेडीज अंदर घरों में बैठी थी, कुछ नाराबाजी हुई थी, कुरान शरीफ का विरोध हुआ था, खुसूसी दुआओं का एहतमाम था, लेकिन बाद में हमें कहा गया उन खवातीन की तरफ से हमें पर्दे में ही रहने दीजिए, आप बाहर जाइएगा, हमारी तस्वीरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। और जिस मरहले पे वो इस वक्त है वो रब्बुल जलाल के हाथ सर पे सुजूद होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता उनके पास नहीं है। अब जो कि बाहर का जो माहौल है वो कदर मुख्तलिफ है, बाहर के माहौल में लोकल लड़के जो है वो जमा हो चुके हैं, लेकिन पुलिस एहलकार जो है कुछ देर तक यहाँ डिप्लॉयमेंट होने के बाद वापस चली गई है। और फिलहाल आखिरी इत्तला जो है, जब मैं ग्राउंड जीरो पे यहाँ पे मौजूद हूँ, लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, लोकल लोगों की, और जिनमें से चंद नौजवान जो है बाकी इलाकों से आए हुए हैं, और फोर्सेस ने न सिर्फ इस एरिया में वो एक रिलैक्स्ड माहौल है और किसी किस्म की सख्ती नहीं है, और गाड़ियां जो निजी गाड़ियां वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, पुलिस किसी को रोक नहीं रही है। फिलहाल इस गली को काफी बिजी कर रखा है जवानों ने, बच्चों ने, और तस्वीरों में लगातार दिखाएगा मुदस्सिर कि किस तरह से ये जो माइसमा का एंट्री एग्जिट पॉइंट है इसमें बड़ी तादाद में, हालांकि मीडिया से वाबस्ता बहुत सारे अफराद यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन आम लोग जो लोकल एरिया से ताल्लुक रखते हैं, शहर के दाएं बाएं ऊपर नीचे के इलाकों से आए हुए हैं, उनकी कसीर तादाद जो है यहाँ पर जमा हो चुकी है। और अगली तस्वीर में जो ही वर्डिक्ट आ जाएगा कोर्ट से, यासीन मलिक को अपनी इनिंग जो है, अपनी इस जिंदगी को अगले हिस्से को किस तरह से और किस तरफ लेके जाएगा, सूरत हाल उस पर डिपेंड करता है कि नौजवानों की बड़ी तादाद अभी भी आराम से बैठे, कोई नाराबाजी नहीं है, कोई इस तरह का मुझे नहीं लग रहा कि कोई किसी ने बड़े ऊंचे सुर में किसी से बात भी की होगी, लेकिन एक तरफ अजान माइक एड्रेस और दूसरी तरफ से लोग इंतजार करें कि फैसला किस का होगा, और उसी हिसाब से इस नबियत की जो सूरत हाल होगी वो आगे बढ़ती जाएगी। आसपास जो थोड़ी बहुत मूवमेंट नजर आ रही है, तो क्या उससे ये माने कि पहले जो सिक्योरिटी नजर आ रही थी थोड़ी बहुत वो मामूल के मुताबिक थी, या एक गश्त की जा रही थी, बाकी कहीं पर कोई रिस्ट्रिक्शंस आसपास नहीं है, या ये कहा गया हो कि आप घर के आसपास कोई घूमता हुआ नजर ना आए? देखिए डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस की हुई थी, चूंकि कंसर्न एसडीपीओ का इलाका आता है, कोई कानून या कोई किस्म की कोई परेशानी तो ना होगी, जिसके बाद पहले हमने देखा कि सुबह सुबह फोर्सेस की बड़ी टुकड़ियां यहाँ पे नजर आई, लेकिन उसके बाद फिर
चलिए मैं दोबारा आपके पास सईद जमल लौटूंगा, आप हमारे साथ रहिए। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी हमारे साथ हैं। सुनवाई दोबारा से शुरू हो गई, क्या कुछ अपडेट है इशफाक? देखिए अपडेट, दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प थी इसमें। जब पिछली बार जज मौसूफ ने यह कहा था कि मलिक मोहम्मद यासीन की जो JKLF के चीफ है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जांचा जाए और NIA को कहा गया था कि वो इन्वेस्टिगेट करके एक एफिडेविट फाइल करे, और यासीन मलिक से भी कहा गया था कि वो भी अपनी फाइल करे जी एफिडेविट। वो एफिडेविट फाइल हुई और जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि यासीन मलिक ने अपने एफिडेविट में जो लिखा है वो लिखा है कि उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जी, 11 कनाल की जमीन उनके पास है जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और उसके साथ साथ ये भी लिखा है कि कोई फाइनेंशियल बैकअप उनका उतना नहीं है जो बैंक के सामने वो रखे कि कहीं बैंकों के अंदर उनमें कोई है, और ना ही विदेशों में कोई प्रॉपर्टी है उनकी। यानी कुल मिलाकर 2-3 लाइनों में उन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटस बता दिया है कि स्पेशल NIA कोर्ट ने जब ये कहा था कि आप ये बता दीजिए कि क्या है आपके पास, उनका मानना था कि 11 कनाल ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके श्रीनगर के अंदर है। कुल मिलाकर इतनी उनकी प्रॉपर्टी है जो उनके आबा अजदाद की थी, लेकिन उनके ज़ात पर यानी उनके नाम पर कहीं पर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये उस डायरेक्शन के बाद बात सामने आई है जो डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट ने दी थी मलिक यासीन को और NIA को कि वो फाइल करे। जी क्या पोजीशन है? जी एक चीज और भी बताइएगा, केस की लगातार जब हम बात कर रहे हैं तो यासीन मलिक की तरफ से जो दलील दी गई है, जो अभी हमारे साथ वकील साहब बैठे थे वो कह रहे थे कि इस तरह की दलाइल को इन सेंसिटिव केसेस में बहुत कम माना जाता है। 12 जनवरी 2016 का दिन भी हमें याद आता है। इसी साल में बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ और एनकाउंटर के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। 12 जनवरी को यासीन मलिक की तरफ से एक खत लिखा गया उस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, नवाज शरीफ को, और एक फैसला लिया जाना था कि 5वां प्रोविंस पाकिस्तान के अंदर बनेगा, वो था गिलगित बल्तिस्तान का जो मर्जर होना था, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। यानी कुछ काम उनके ऐसे जिस पर उन्हें ये कहा जा रहा है कि वो दोषी करार दिए गए और अब सजा भी होगी, लेकिन जो उनकी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां पर उन्होंने स्टेट या कंट्री को लेकर सवाल उठाया है और वो भी पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या इस तरह की दलीलों को भी कहीं माना जाएगा, सुना जाएगा कानून की रूह से? देखिए कानून की रूह से मेरे ख्याल से वो ज़्यादा लॉ नोइंग लोग जान सकते हैं, लेकिन जो मोटा मोटा केस था वो टेरर फाइनेंस का था, जिसको लेकर NIA ने आज एक बार फिर जब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आ रहे थे तो ये कह दिया कि देखिए हम चाहते हैं कि इसको डेथ पेनल्टी हो। अपनी बात कंक्लूड उन्होंने यहाँ पर की, लेकिन NIA के बाद जब यासीन मलिक अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने वो अपनी बात सारी रखी कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ है। अब सारी बात ये है कि माजी में क्या कुछ हुआ है दैट इज एक्सट्रीमली डिफरेंट। क्या वो जो बातें बता रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान को जी प्रोविंस ना बनाए पाकिस्तान, और फिर उसको लेकर उन्होंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री को खत भी लिखा जिसका जवाब नवाज शरीफ ने वापस लिखा था, या जनरल मुशर्रफ के टेन्योर में भी इस तरीके का मामला आया था, उस वक्त भी एक खत इनको लिखा गया था, उससे इस केस पर ज़्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एंटायरली डिफरेंट केस है जो NIA ने बनाया है और इस वक्त सारी नजरें NIA कोर्ट पर ही लगी हुई हैं। तो कितना इंतजार तकरीबन और किया जा सकता है? क्या इस वक्त दलाइल पेश किए जा रहे हैं या फिर जज की तरफ से फैसला पड़ा जा रहा है? क्या मैंने पहले ही बता दिया, ये जो पूरा इशू है ये कैमरा ट्रायल चल रहा है। एक कमरे में जज मौसूफ बैठे हुए हैं, यासीन मलिक है, NIA की टीम है जो उनके लीगल ओपिनियन मेकर्स हैं, और बंद कमरे में ये सारा चला है। मीडिया को पटियाला कोर्ट से भी थोड़ा सा बाहर रखा गया है, और ये जो सारी बातें सामने आ रही है ये सिर्फ सोर्सेज से अभी तक हमें सामने आ रही है, और यही बात जो हम आपको बता रहे थे ये भी हमारे पास कंफर्म सोर्स से आई कि कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर ने ये जब ये बात बताई थी कि उन्हें कहा गया था कि कितना पैसा आपके पास है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, तो ये भी हमें सोर्सेज से ही अभी तक बात सामने आई है। चलिए इस पे और भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बताते चलें जो इस पर रिएक्शन सिर्फ यहाँ से नहीं आ रहे हैं बल्कि देश के बाहर से भी लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं, और साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि इस बीच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्पेशल कोर्ट जो है, स्पेशल जज है, उनकी तरफ से फैसला थोड़ी देर में सामने आ जाएगा। जो फैसला है वो पढ़ना शुरू कर दिया है, ये जानकारी इस समय मिल रही है। केशव मोहन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, क्या अपडेट है केशव? के बाद इस पूरे मसले पर फैसला आना है, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को लगातार और बढ़ा दिया गया है। अभी इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो पटियाला कोर्ट के बाहर ही है, लेकिन अभी कुछ देर के बाद जो है कहीं ना कहीं उनको बंदी गृह से कोर्ट परिसर में ले जाने की जो है वो कवायद शुरू होगी, क्योंकि लगातार JK24 न्यूज भी ये तस्वीरें सुबह से अपने दर्शकों को दिखा रहा है जब से कार्रवाई शुरू हो रही थी, और इस वक्त भी हमारी मौजूदगी यही है, क्योंकि तमाम जो संगीन धाराएं हैं उन पर आज जो है आरोप उन पर सिद्ध हो चुका है, और अब कुछ देर के बाद जो कोर्ट है वो फैसला पढ़ना शुरू कर चुका है। अब ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आखिर फांसी होगी
या उम्र कैद, क्योंकि यासीन मलिक पर जो आरोप लगाए गए हैं वो लगातार संगीन आरोप है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनकी संपत्ति की जांच की बात कही गई है, क्योंकि एनआईए ने भी कहा था कि जो अर्थदंड की प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से बताई जाएगी कि आखिर उन पर कितना अर्थदंड लगेगा। लेकिन जो और तमाम सहयोगी उनके साथ शामिल थे उन पर भी अभी हाल फिलहाल में सुनवाई नहीं होनी है। लेकिन आज जो फैसला होना है वो यासीन मलिक को लेकर होना है। और अभी जो इससे पहले जो कार्रवाई हुई थी, जब तकरीबन 2 बजे से पहले कार्रवाई हुई थी, तो उस वक्त इस पूरे फैसले को सुरक्षित कर लिया गया था। और अब से कुछ देर के बाद ये पूरे फैसले पर कहीं ना कहीं अदालत का फैसला आना है, क्योंकि जो संगीन धाराएं हैं, राष्ट्र विरोधी जो आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने की जो धारा 17 है उसके तहत इन पर कार्रवाई होनी है। आतंकी कृत्य में शामिल होने की बात कही जा रही है, फंडिंग के तहत इन पर आरोप लगे हैं। और पाकिस्तान के बीच लगातार जो कहीं ना कहीं अगर टेरर फंडिंग की जो बात है वो आरोप लगे हैं। जिस तरीके से अभी हमारे जो और संवाददाता, ठीक है, इस पर फैसला थोड़ी देर में आएगा और भी क्लियरनेस होगा कुछ चीजों पर। जम्मू आपको वापस लिए चलते हैं। अनिल शर्मा हमारे साथ हैं और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के घर से इस समय वो हमारे साथ हैं। अगर अनिल उनके घर वालों से या उनकी पत्नी से भी बात हो पाए वो भी जरूर कोशिश कीजिएगा, लेकिन साथ ही बताएं कि जम्मू के अंदर किस तरीके से, विशेषकर उस एरिया के अंदर जहां स्क्वाड्रन लीडर का घर है, उनके बाकी साथी हैं, उनको चाहने वाले हैं, वहां पर किस तरीके से फैसले की इन घड़ियों का इंतजार किया जा रहा है। चलिए, उनसे संपर्क टूटा है। दोबारा रवि खन्ना के घर आपको थोड़ी देर में लिए चलेंगे। और इस बीच उम्र कैद या फिर फांसी की सजा, प्रश्न चिन्ह बना है। थोड़ी देर में इस पर जवाब आएगा। जो फिलहाल खबर है कि फैसला पढ़ना इस पर शुरू कर दिया गया है। आज की यासीन मलिक की तस्वीरें, जब वो आपको ब्लू सूट में नजर आएंगे और पुलिस का पूरा पहरा उनके साथ था, सीएपीएफ के जवान यहां बाहर नजर आ रहे थे। सिर्फ हॉल के अंदर जिस परिसर से उनको ले जाना था वहां किसी को रास्ते में टिकने नहीं दिया जा रहा था, जबकि बाहर भी इसी तरह के हालात थे, जहां सुबह से अब तकरीबन 8 घंटे हो चुके हैं। 8 घंटों के बाद भी अभी भी सुरक्षा कम नहीं हुई है। यानी इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर बाद जब आप फैसला देखेंगे, जो भी फैसला अदालत का होगा, उसके बाद आप हलचल और भी देखेंगे। यहां पर किस तरीके से इमरजेंसी जैसी हालत बाहर नजर आती है, किसी को टिकने नहीं दिया जा रहा सुरक्षा कर्मियों की तरफ से। यासीन मलिक ने जहां पर फांसी की सजा देने की मांग एनआईए की तरफ से पहले की गई है और 3:30 पहला समय जो है वो रखा गया था, और उसके बाद 4 बजे, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो कवायद है और भी आगे चल रही है। अनिल के पास जम्मू वापस चलते हैं, जहां पर स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना के घर से हमारे साथ हैं। अनिल, ये बताइएगा कि जम्मू के अंदर, विशेषकर इस एरिया के अंदर जहां पर मौजूद हैं, उनके घर वाले या उनकी पत्नी, कोई भी उनके आपके साथ मौजूद हैं तो उनसे जरूर बात कीजिएगा। और किस तरीके से आज इस बड़े दिन का या इस फैसले का इंतजार जम्मू के अंदर, विशेषकर उस एरिया के अंदर, और जो स्क्वाड्रन लीडर थे उनके घर के आसपास हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं उनके घर में मौजूद हूं। उनकी धर्मपत्नी मेरे सामने ठीक बैठी है। हालांकि ये इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं और ये फैसला एक बड़ा फैसला और एक महत्वपूर्ण फैसला होगा। और इनका यही साफ तौर पर कहना है कि जब तक कोई वर्डिक्ट नहीं आता है और फैसला नहीं आता है, मैं बातचीत नहीं करूंगी। और जब ही फैसला आएगा तो मैं तमाम मीडिया वालों से बातचीत करना जरूर चाहूंगी। और कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि 3 दशक का जो है ये फैसला जो है वो काफी लंबे समय से अटका हुआ था। हालांकि टेरर फंडिंग मामले में जो है यासीन मलिक को दोषी पाया गया था। और स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी का अगर जिक्र करते हैं तो 90 के दशक में आपको बताना चाहूंगा कि उस वक्त वो अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे थे। उनकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा कि उनके पीछे, ठीक आप देखेंगे कि धर्मपत्नी के पीछे उनके तस्वीर भी हो गई है। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, हम तस्वीर दिखा रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी की तस्वीर है कि जिस समय यासीन मलिक वहां पर मौजूद था। और उस पूरे मामले में जो है कहीं कहीं अभी भी ये मामला जो है वो कोर्ट में, टाटा कोर्ट में चल रहा है। मगर आपको बता चले कि उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर मौजूद है और ठीक तस्वीरें उनकी भी को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस फैसले का वो काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है कि ये फैसला जो है उनके हित में रहेगा और यासीन मलिक को जो है जरूर सजा सुनाई जाएगी। हालांकि जो इस समय दिन लगभग आपको पता चले कि 3:30 बजे का पहला फैसला आना था और इस मामले को जो है आगे बढ़ाया गया है। अभी फैसला जो है वो सामने नजर नहीं आया है, मगर आपको बताते चले कि लगातार मीडिया जो है इनके घर में हुआ है और इंतजार कर रहा है कि जब फैसला आएगा। उनका यही कहना, उनकी धर्मपत्नी का यही कहना है कि जब फैसला आएगा उसी के बाद जो है वो पूरी बातचीत
बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ रहिए, दोबारा आपके पास लौटेंगे क्योंकि जहां पर आरोपों की बात हो रही थी तो वो बड़े पॉइंट्स जिनमें से कुछ उनने कबूले हैं और कुछ केसेस, चूंकि 65 केसेस की एक लंबी लिस्ट है जो हर समय या हर वर्ष हर महीना गुजरने के साथ साथ उन पर जो आरोप लगे हैं, इनमें से कुछ आरोप ऐसे थे जो मैंने पहले भी आपको कहा कि जब जब वो प्रदर्शन करते थे तो तब उन पर आरोप लगे कि वो जम्मू कश्मीर की धरती पर आतंक फैला रहे हैं। उनके प्रदर्शन खत्म होने के बाद ही हिंसा होती है, हिंसक झड़पें होती हैं, कहीं पर लोगों की जान जाती है और ज्यादातर इनमें ऐसे लोग थे जो बेगुनाह थे वो मारे गए। ये एक आरोप उन पर था। दूसरी बात कि लश्कर के साथ, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये वो आतंकी गुट है जिसके आका पाकिस्तान के अंदर हैं और जम्मू कश्मीर तक इनके हाथ आज के वक्त में भी कहा जाता है या जो देखा गया है खून से रंगे हैं। अलग अलग इलाकों के अंदर इनकी ओर से हमले किए गए और यही कारण था कि इसमें कई सिविलियंस आए, सुरक्षाकर्मी आए और यहां तक कि कश्मीरी पंडितों को भी कहा जाता है कि लश्कर का भी, हालांकि लश्कर उस समय इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं करता था, लेकिन जो लोग आज इस गुट में बाद में जाकर शामिल हुए वो कश्मीर घाटी के अंदर इस तरीके से खून करने में उस समय नजर आ रहे थे। तीसरी बात कि साल 2008 में हमने देखा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जब 3 धड़ों में बट गई और आरोप जो यासीन मलिक पर थे कि पोस्ट बुरहान वानी, यानी बुरहान वानी का जो 8 जुलाई 2016 को एनकाउंटर हुआ सुरक्षाकर्मियों के साथ, वो उस मुठभेड़ में मारा गया, तो उसके मारे जाने के बाद कई ऐसी गतिविधियां थी जिनका लेना देना डायरेक्टली उनके साथ था, यानी यासीन मलिक और उनके संगठन के साथ था। फिर क्या होता है कि साल 2017 में उनकी गिरफ्तारी होती है 30 मई 2017 को टेरर फंडिंग केस में। ये कि जितने भी संगठन जम्मू कश्मीर के अंदर इस समय काम कर रहे हैं उन संगठनों को पीछे से पैसा कौन देता है, फंड्स कहां से आते हैं, वो फंड्स रेज करना, फिर उन तक पहुंचाना, ये भी जाहिर सी बात है एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है जो उस समय ऐसी जानकारी एजेंसियों के पास थी, सुरक्षा कर्मियों के पास थी, अधिकारियों के पास थी और एनआईए हो या बाकी जितनी भी खुफिया एजेंसियां थी वो जम्मू कश्मीर के अंदर काम करती नजर आई। केस ऐसे ही आगे चला। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये केस आज यानी 2022 मई के महीने में पहुंचा और पिछली सुनवाई हुई, उससे पहले 10 तारीख को ये खबर आई कि यासीन मलिक की जब तक सुनवाई होगी, जब तक सजा का ऐलान एनआईए का विशेष कोर्ट करेगा, अदालत करेगी, तब तक उन्होंने अपना जो जुर्म किया था वो कबूल कर लिया, उन्होंने मान लिया कि उन्होंने ये गलतियां की हैं। उसके बाद उनका वकील भी अचानक से उनकी तरफ से हटा दिया जाता और कुछ लोग कश्मीर से भी और कुछ बाकी लोग भी जिनने अप्रोच की कि वो उनका ये केस लड़ना चाहते हैं, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि यासीन मलिक ने उन्हें मना कर दिया और उन्होंने आज जाकर जब अदालत के अंदर ये केस पहुंचा तो हमारे पास जो इनिशियल रिपोर्ट आई, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली, उसमें उनका जो जवाब था, एक तो हमने पहले ही कहा कि उन्होंने कहा कि वो महात्मा गांधी के उसूलों पर, उनके बताए हुए रास्ते पर और उनके स्ट्रगल को फॉलो करते रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं सोचा, शुरुआत में उनको लगा कि गलतियां हुई और उसके बाद उन्होंने हथियार छोड़ दिया। एक वो उन्होंने महात्मा गांधी का नाम लिया। दूसरा, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उन्हें पासपोर्ट दिया जाता है, वो पाकिस्तान गए और भारत की तरफ से उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया जिसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार उन्हें अलाउड करती थी। इसका मतलब यासीन मलिक शायद ये पूछना चाह रहे थे कि वो गुनाहगार हैं तो उनको ये चीजें अलाउ करने वाले, उनको पासपोर्ट देने वाले, दूसरे देश में भेजने वाले, क्या वो ऐसे में गुनाहगार साबित नहीं हो सकते? एक ये बात। तीसरी बात उनकी तरफ से रखी गई जब एनआईए की तरफ से कहा गया कि सेक्शन 121 का इस्तेमाल होना चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, यानी यासीन मलिक, जो सरकार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ देता है और ऐसे में माहौल खराब होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनती है, उस व्यक्ति को 121 इस सेक्शन के तहत कार्रवाई करके, जिसमें मैक्सिमम या ज्यादा से ज्यादा जो पनिशमेंट है, जो सजा है, वो मौत की सजा है, फांसी की सजा है। इसके अलावा थोड़ा सा आगे बढ़े तो पता यह भी चला कि उनकी तरफ से यह कहा गया कि बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जो उन्होंने बातें रखी हैं, 30 मिनट के अंदर जब एनकाउंटर हुआ, अगले 30 मिनट के दौरान ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद बीच में वो छोड़े भी गए, फिर पूछताछ होती रही और बाद में केस एजेंसी के हाथ लग गया। 7 ऐसे प्रधानमंत्री देश के रहे हैं जिनके टेन्योर में उन्होंने काम किया है और उन्होंने ये भी कोर्ट के अंदर, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली, कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि जो खुफिया इदारे हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अलग अलग हिस्सों के अंदर जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक काम करती हैं, उनके हाथ पिछले 28 वर्षों में मेरा कोई क्राइम, मेरा कोई जुर्म हाथ लगा हो या कोई ऐसी गतिविधि जहां पर मैंने देश या राज्य के खिलाफ कोई काम किया हो तो वो सबूत करें। मैं पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाऊंगा, मैं आज के वक्त में मौत की सजा अगर सुनाई जाती है तो उसके लिए भी तैयार हूं। ये उनकी तरफ से चैलेंज करने की बात कही, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली। इसके अलावा क्या हुआ कि जो उन पर आरोप थे, इन आरोपों की बात सिर्फ यहीं पर नहीं टिकती। साल 1989 में, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जब देश के जो गृह मंत्री थे महबूबा मुफ्ती के पिता और पीडीपी के पहले जो अध्यक्ष भी रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर्स भी थे
वो थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। उनके होते हुए क्या हुआ कि वो जब देश के होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, तो गृह मंत्रालय उनके पास था। ऐसे में उनकी बेटी का अपहरण होता, अगवा होती है। तो उस समय भी JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर और यासीन मलिक पर आरोप लगते हैं कि उनकी बेटी को अगवा करने में, उनका अपहरण करने में यासीन मलिक और इनके गुट से जुड़े हुए लोगों का हाथ है। ये उन पर आरोप लगा। साल 2020 और 21 में इन पर ये आरोप तय किए गए, जो NIA की तरफ से चार्जशीट भी दी गई और FIA के जो AIF के जो जवान थे, जो इंडियन एयरफोर्स के थे, IAF